कहानी है तारागढ़ नाम के एक सुंदर राज्य की, जहाँ का राजा भगत बहुत ही न्यायप्रिय और क्षमाशील था। उसी राज्य के एक गांव में रहता था विनय, जो कि पेशे से मोची था और उसके परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी माँ थी। अच्छा चलता हूँ माँ, शाम को आऊंगा। बेटा, आज थोड़े ज्यादा पैसे लेकर आना। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, मुझे दवाई की जरूरत है। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करो, आज मैं औषधि लेता हुआ ही आऊंगा वैद्य जी के पास से। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। विनय घर से निकल गया। अपनी दुकान सजाकर बैठ गया। मैंने माताजी से कह तो दिया कि चिंता न करो, लेकिन आजकल मेरा काम तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है लोगों ने जूते चप्पलों की मरम्मत करवाना ही बंद कर दिया है। विनय का सोचना सही था और उसे इसका उदाहरण उसी समय मिल गया जब एक आदमी की चप्पल उसके सामने टूटी। अरे ये क्या हो गया भाई, मेरी चप्पल टूट गई, अब क्या करूं? मुझे लाइए, मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो भाई, सामने मुखिया की दुकान है, नई चप्पल ही ले लूंगा। अरे लेकिन क्यों, 1 मिनट का काम है, लाइए अभी कर देता हूँ। अरे बात 1-2 मिनट की नहीं है भैया, बात यह है कि अब जमाना बदल चुका है। जूते चप्पल की मरम्मत करवाने वाले को लोग गरीब समझते हैं, हाँ, नीची नजरों से देखते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं बाबा, रहने दो, कह दिया है, रहने दो। वो आदमी ये कहता हुआ आगे बढ़ गया और दुकान में चला गया। विनय हाथ मलता रह गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब तो एक ग्राहक मिलना भी मुश्किल हो गया है। पूरा दिन बीत गया, सूरज सर पर चढ़कर ढल भी गया, लेकिन विनय की दुकान पर बस एक बूढ़ा आदमी आया जिसने चप्पल सिलवाई और जाते हुए आधा पैसा दिया। दूसरा ग्राहक एक बच्चा था जिसका जूता फट गया था। हे भगवान, इतना बड़ा दिन और जेब में बस 2 सिक्के, इससे तो सिर्फ माताजी की दवाई ही आ पाएगी। खाने का क्या करूंगा? उसने वैद्य जी से जाकर माँ की दवा ली और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम उसकी बेबसी की गवाही दे रहा हो। माँ, बस तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब, वरना मेरा क्या ही है। अंदर उसकी माँ खांस रही थी। सर झुकाकर विनय ने कहा, माँ, घर में कुछ खाने को है या नहीं? अरे बेटा, घर में कुछ होता तो बात ही क्या थी, तू नहीं लाया क्या कुछ? तभी सामने से पड़ोसी रतन आता है। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? भूखे मर रहे हो क्या? भैया, थोड़ा सा बचा हुआ खाना मिल जाए तो। ओहो मोची महाराज, अब खाने के लिए भी पड़ोसियों पर निर्भर है? ले लो ले लो, वही देने आया था, वैसे भी फेंकने ही वाली थी वो। रतन बेटा, इस तरह मत बोल। अरे जो सच है वही बोला, ऐसा क्या बोल दिया? रतन हंसते हुए निकल गया। विनय उस रात चुपचाप खाना खाकर सो गया। आंखें बंद थीं, पर दिमाग में रतन की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह बाजार में हलचल थी, सब लोग एक जगह जमा थे। विनय भी भीड़ में घुस गया।
अरे सुनो मेरे प्यारे गांव वालों, शहर से लाया हूँ जादुई यंत्र। हाँ, इसमें जूता डालो और 2 पल में नया बनकर बाहर आएगा भैया। अब किसी मोची वोची की आवश्यकता नहीं। हाँ है? अरे वाह, ये तो कमाल है भैया। अरे मोची का तो काम ही खत्म भैया, फिर इसका मतलब। ये सुनकर विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सीधा मुखिया के पास गया। मुखिया जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा। धंधा? अरे कौन सा धंधा? वही जिसे करके तुम बहुत अमीर हो गए थे, वही। रोज नोटों की बारिश होती थी है तुम पर, है वही वाला? अरे पहले भी कंगाल थे और अब भी रहोगे, समझे? चलो हटो यहाँ से। पीछे से टोलियां बनाकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अब क्या करेगा रे विनय? ए भैया, भीख मांगेगा और क्या करेगा? अरे भैया, इसकी किस्मत में तो दुखी लिखा है भाई। अरे ये तो अपशकुनी है, अपशकुनी है। विनय भारी मन से घर पहुंचा। बेटा, क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? माँ, मेरा काम खत्म हो गया। अब कोई जूता सिलवाएगा ही नहीं। अरे पर क्यों? विनय ने पूरी बात बताई तो रामकली भी रो पड़ी। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? ये मुखिया को ऐसा यंत्र लाने की क्या जरूरत थी? तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। रतन वापस आ गया, इस बार और भी बदतमीजी के साथ। अरे माँ जी, अरे सुना, तुम्हारा बेटा जिस काम में लगा था वो काम ही दुनिया से खत्म हो गया। अरे ऐसा मनहूस है कि खुद का धंधा ही डूब गया। अरे भैया, मजाक तो मत उड़ाओ। भगवान जाने सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो रात बहुत भारी थी। रामकली सो नहीं पाई। विनय भी छत घूरता बैठा रहा। अगली सुबह विनय की बहन सरला और उसका पति गौरव आ गए। दोनों घर में कदम रख ही रहे थे कि दहलीज पर रखे विनय के औजारों में से एक टांका लगाने की सुई गौरव के पैर में चुभ गई। अरे ये क्या है? गौरव लड़खड़ाया और दरवाजे से जा टकराया, जिससे उसके सर से खून आ गया। सरला तो ये देखकर जैसे बिदक पड़ी। हे भगवान, मेरे पति को इस घर में कदम रखते ही चोट लग गई। मनहूसियत फैली है यहाँ। मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। चलिए जी यहाँ से। अरे दीदी, अरे रुक जाओ, मेरी गलती नहीं है। अरे दूर रह, मनहूस कहीं के। दोनों पलटकर देखते हुए निकल गए। रामकली भी टूट गई। हाँ, तू मनहूस है। तेरी वजह से मेरे दामाद को चोट लगी। तुझे समझ नहीं कि तेरा सामान कहाँ रखना चाहिए। जब काम ही नहीं रहा तो एक कबाड़ घर में क्यों फैला रखा है? माँ, मैं तो अपनी शक्ल मत दिखा मुझे। ये सुनकर विनय पूरी तरह बिखर गया। उसके लिए सबसे बड़ा झटका यही था कि उसकी अपनी माँ भी अब उसे अशुभ कह रही थी। वो घर से निकल गया। बिना दिशा के चलता रहा। खेतों से, पगडंडियों से, कांटों से होते हुए वो जंगल में पहुंचा। पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था। विनय उसके पास बैठ गया। हे भगवान, सब छीन लिया। क्या ही बचा है मेरे पास, क्या ही बचा है? मुझे क्यों बनाया आपने, बताइए? क्यों है मेरा भाग्य ऐसा? कोई है क्या? अचानक उसका पैर फिसल गया।
वो धड़ाम से कुएं में गिर पड़ा। अरे हे भगवान, मैं मरा क्यों नहीं? गिरकर भी मैं बच कैसे गया? क्या सच में इतनी मनहूस किस्मत है मेरी? पर अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? क्या जिंदगी में कोई रास्ता है भी या नहीं? कुएं की नमी भरी दीवारों के बीच विनय लगातार रो रहा था। कभी अपने माथे पर हाथ मारता, कभी ऊपर देखकर आसमान को गरियाता। उसकी आवाज कुएं में गूंज रही थी, जैसे दुख की कोई प्रचंड लहर उठ रही हो। हे भगवान, क्यों बनाया मुझे आपने? क्यों भेजा मुझे इस दुनिया में? मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ भगवान? तभी पीछे पानी में हल्की टर टर की आवाज हुई। एक हरे रंग का मेंढक, जिसकी बड़ी चमकदार आंखों में अजीब चमक थी। अरे मेंढक, तू भी मुझे चिढ़ाने आया है ना? चिढ़ा ले, मार दे, बस खा ले, जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। शांत हो जाओ मनुष्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेढक बोल रहा है। कहीं मैं सच में मर तो नहीं गया? हे भगवान, मैं असल में एक परी हूँ, श्रापित परी। एक दुष्ट राक्षस ने मुझे मेंढक बना दिया, क्योंकि मैं उसकी जादुई किताब चुराते हुए पकड़ी गई और उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे मेंढक बनाकर इस कुएं में डाल दिया। बचने का तरीका सिर्फ एक था कि जब कोई इंसान मुझे छुएगा तब मैं अपने असली रूप में लौट पाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे छू लो। विनय कुछ पल डरता रहा, फिर धीरे से उस मेंढक को छुआ। उसके हाथ के छूते ही चमकदार रोशनी निकली, मेंढक गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर परी प्रकट हुई। मैं मुक्त हो गई। तुमने मेरी सालों पुरानी कैद तोड़ दी। फिर उसने विनय का हाथ पकड़ा और उड़कर उसे कुएं के बाहर ले आई। अब बताओ, तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे थे? क्या बताऊं देवी, मेरी माँ बीमार है, मेरे पास काम नहीं है और लोग मुझे मनहूस कहते हैं। पड़ोसी ताने देते हैं, बहन तक अब शकुनी कहकर चली गई। और तो और मेरा धंधा, मोची का काम भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तुमने मुझे आजाद किया है विनय, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? एक महल जिसमें तुम अपनी माँ को लेकर राजाओं जैसा जीवन बिताओ? नहीं, मुझे महल नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं और अपने काम से पैसा कमा सकूं। मेरी कला ही मेरा सहारा है। आजकल कौन ऐसा इंसान मिलता है जो महल को ठुकरा दे? तुम सच में बहुत प्यारे और सच्चे हो विनय। परी ने अपनी चमकदार छड़ी घुमाई, हवा में सुनहरी रोशनी भर गई। सुनो विनय, आज से जिस भी जूते या चप्पल को तुम छुओगे वो पल भर में ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कला अब दुनिया में सबसे अनोखी होगी। पर मेरे गांव में तो ग्राहक ही नहीं बचे, मैं अब क्या करूंगा? फिक्र न करो, जो जादू मैंने किया है उसके बाद कोई कमी नहीं होगी। जाओ, तुम्हें एक ऐसा ग्राहक मिलेगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। विनय का दिल खुशी से धड़क उठा। उसने माँ को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन माँ अब भी गुस्से में थी और उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तेरे दिमाग में भूत घुस गया है क्या? कुएं में परी, जादू? अरे बेटा, भूख ने तुझे पागल बना दिया क्या? कुछ ना बदलने वाला, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। माँ, मुझ पर भरोसा करो, सब बदलेगा। तू सपने मत देख, मेरी तबीयत देख, और ये परिवारी कुछ नहीं होती। विनय ने हार नहीं मानी। सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना पूरा मोची का सामान समेटा और
और बाजार पहुंच गया। ओहो विनय भाई, हैं? फिर दुकान खोल ली? अरे अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, है रहने दो। हाँ, यंत्र है ना मुखिया जी का, अब कौन आएगा यहाँ। विनय चुपचाप बैठ गया। उसे परी की बात याद थी, वो ग्राहक आएगा जो सब बदल देगा। तभी एक अजनबी, एक मुसाफिर थका हुआ पैर घसीटता हुआ आया। भाई, जूता फट गया है, ठीक कर दोगे? बिल्कुल कर दूंगा। जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया, जूतों ने चमकना शुरू कर दिया और अगले ही पल वो बिल्कुल नए जैसे बन गए। अरे ये कैसे किया तुमने? लो मेहनताना, तुम तो कमाल के आदमी हो भाई। वो मुसाफिर पैसे देकर चला गया। विनय सोच में पड़ गया। पर परी ने कहा था कि वो ग्राहक मेरी किस्मत बदल देगा, लेकिन ये तो साधारण व्यक्ति था। शायद अब अगला कोई आएगा। इधर विनय इंतजार कर रहा था और उधर राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। राजकुमारी चंद्रमुखी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। महल की खिड़कियां, दरी, तकिए सब हवा में उड़ रहे थे। ये क्या है? ये कैसे टूट गई? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, इसे ठीक करो अभी के अभी। शांत हो जाओ बेटी, कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। अरे सुना, अरे राजकुमारी की शीशे की ऊंची एड़ी वाली चप्पल टूट गई। शीशा कोई जोड़ भी कैसे सकता है भला? राजा परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया, सुनो, जो भी व्यक्ति मेरी पुत्री की शीशे की चप्पल को जोड़ देगा, उसे हम उसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। समूचे राज्य में ये घोषणा करवा दो। ये खबर हवा की तरह हर गली, हर घर और आखिरकार विनय की दुकान तक पहुंची। मैं भी जाऊंगा वहां। अब वक्त आ गया है अपनी किस्मत बदलने का। राजमहल में चारों ओर अफरा तफरी मची थी। राजकुमारी चंद्रमुखी की टूटी हुई शीशे की चप्पल सामने रखी थी और एक के बाद एक कारीगर उस पर झुक झुक कर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन हर बार वही नतीजा, नाकामी। महाराज, शीशा जुड़ ही नहीं रहा। कोशिश कीजिए। क्षमा कीजिए राजकुमारी, ये असंभव है। राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो हर असफल प्रयास के साथ और भड़क रही थी। कोई तो होगा इस राज्य में जो ये कर सके। आखिर ये मेरी माँ की अंतिम निशानी है। धैर्य रखो बेटी, अभी और लोग आएंगे। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। महल के बाहर किसी को रोका जा रहा था, धक्का दिया जा रहा था। अरे हटो, अंदर मत जाओ, मनहूस हो तुम। अरे महल अब शकुनी लोगों के लिए नहीं है भाई। मुझे अंदर जाने दो, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ। प्रयास? और तुम? चलो भागो यहाँ से, मनहूस कहेंगे। शोर सुनकर राजकुमारी खिड़की तक आई और नीचे देखा। भीड़ के बीच विनय खड़ा था। उसे अंदर आने दो। पर राजकुमारी, लोग कहते हैं कि ये... मैंने कहा बुलाओ उसे। मैं मनहूस जैसी बातों में विश्वास नहीं करती। पहरेदारों ने झट से रास्ता खोला। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन विनय चुपचाप अंदर आ गया, जैसे भाग्य उसे बुला रहा हो। तुम ये चप्पल ठीक कर सकते हो? प्रयास नहीं करूंगा राजकुमारी, बस कर दूंगा। उसने धीरे से टूटी हुई चप्पल उठाई। जैसे ही उसके हाथ शीशे पर पड़े, एक सफेद चमक फैली और पल भर में चप्पल फिर से वैसी ही हो गई जैसी राजकुमारी की माँ ने उसे दी थी। ये क्या? अरे भाई, ये कैसे हुआ? अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे भाई, ये क्या? हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे ईश्वर, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? अरे चमत्कार! ये तो चमत्कार है। राजा अपनी जगह से उठकर
पुत्र, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? स्वर्ण, हीरे, मोती, महल? महाराज, मुझे तो सिर्फ मेरा पारिश्रमिक दे दीजिए, बस वही जो मेरे काम का मूल्य है। राजा कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, विनय, तुम्हारी सादगी ने मेरा मन मोह लिया। आज से मैं हमारे अधीन जो छोटा सा राज्य है वो तुम्हें सौंपता हूं। भीड़ में सनसनी मच गई। विनय हैरान था, जैसे उसके कानों ने विश्वास करने से मना कर दिया हो। महाराज, ये कैसे स्वीकार करूं? मैं तो साधारण मनुष्य हूं। पर तभी तेज हवा चली, चमक फैली और परी प्रकट हो गई। पूरे महल में हलचल मच गई। राजा और राजकुमारी दोनों हैरान रह गए। विनय, जब तुमने मुझे मुक्त किया, मैंने कहा था ना, एक ऐसा ग्राहक आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। वो ग्राहक राजकुमारी चंद्रमुखी ही है। अब ये सब तुम्हारा है, इनकार मत करो। विनय की आंखें भर आईं। उसने सर झुकाकर राज्य स्वीकार कर लिया। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी आगे बढ़ी। विनय, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी विनम्रता, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विनय भौंचक्का रह गया। राजकुमारी, ये तो बहुत बड़ा निर्णय है। मैं पहले अपनी माँ से पूछूंगा। आप क्रोधित मत होना। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ी। वहाँ रामकली खड़ी थी। राजकुमारी जी, मुझे मंजूर है। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंज उठी। वो राजपुरोहित थे। मैं इस विवाह पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। पर क्यों? एक मोची, वो भी एक साधारण गांव का व्यक्ति, एक राजकुमारी का वर कैसे बन सकता है महाराज? पुरोहित, मेरे निर्णय पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? राजकुमारी, मैं प्रजा की तरफ से पूछ रहा हूँ। क्या ये युवक राजमार्ग, राजनीति और न्याय की बारीकियां जानता है? बात में तर्क है, पर इसका फैसला अभी हो जाएगा। राजपुरोहित, विनय से राज्य और राजनीति से संबंधित प्रश्न करिए, और विनय, तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है? ठीक है। पहला प्रश्न, अगर राज्य के खजाने में अकाल के समय पैसे कम पड़ जाएं और तुम्हें यह तय करना हो कि पहले सैनिकों का वेतन दो या भूखी प्रजा को अन्न, तो तुम किसे प्राथमिकता दोगे? प्रजा को, क्योंकि सैनिक उसी प्रजा के बेटे हैं। जिस राज्य की जनता भूखी हो, वहां सैनिक भी ढाल और तलवार उठाने के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न, यदि तुम्हारे सामने दो दोषी खड़े हों, एक अमीर जिसने चोरी की हो और एक निर्धन जिसने भूख में चोरी की हो, तो दोनों का दंड क्या होगा? दोनों चोर हैं, दोनों को बराबर दंड मिलना चाहिए। परंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अमीर की चोरी लोभ है और निर्धन की चोरी मजबूरी हो सकती है। इसलिए फैसला निर्धन की मजबूरी को समझकर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरा तीसरा प्रश्न, अगर तुम्हारी मां, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा राज्य एक साथ संकट में पड़ जाएं और तुम्हें एक को ही पहले बचाना हो, तो किसे बचाओगे? मेरे लिए मेरा राज्य पहले होगा, क्योंकि मेरी मां, मुझे जन्म देने वाली, सदैव चाहेंगी कि मैं सही करूं, और राजकुमारी, मेरे साथ जीवन बिताने वाली, मेरे कर्तव्य को समझेगी, क्योंकि राजा का धर्म सबसे बड़ा है। राजा पर पहला हक उसकी प्रजा का होता है। राजपुरोहित हैरान और शर्मिंदा हो गया। महाराज, मेरे पास अब कोई प्रश्न नहीं। ये युवक
सच में राजकाज के योग्य है। मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूँ। तालियां बजने लगीं। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। राजकुमारी मुस्कुराई। विनय ने झुककर अपनी माँ के पांव छुए। महल तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद भव्य उत्सव हुआ। विनय और चंद्रमुखी का विवाह हुआ। रामकली को राजमाता जैसा सम्मान मिला और विनय, जो कल तक गांव में मनहूस कहा जाता था, आज पूरे राज्य का राजा बन गया।